आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग वैसे तो आपके 9th में आपका चैप्टर है, लेकिन यह आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप चाहें तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इसे देख सकते हैं, लेकिन यह आपके क्लास 9th का पहला चैप्टर भी है, उपसर्ग। उपसर्ग एक शब्द निर्माण है। आप जानते होंगे कि हमारे हिंदी में शब्द निर्माण कई तरह से हुए हैं। कुछ संस्कृत से लिए गए हैं जिसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, कुछ विदेशों से आए हैं, कुछ रूढ़, योग रूढ़, मतलब तमाम तरह से हमारे हिंदी में शब्दों का निर्माण हुआ है, जिसमें से एक उपसर्ग भी है। उपसर्ग भी हमारे हिंदी के शब्द निर्माण का एक माध्यम है, जिससे हमारे हिंदी में शब्दों का निर्माण होता है। तो यह एक शब्द निर्माण का माध्यम है। अब हम जानते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। अगर उपसर्ग को हम अलग अलग करके इसका अर्थ समझें तो उप का अर्थ होता है समीप। दोनों को अलग अलग करके अगर आप इसका अर्थ समझना चाहें तो उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना या सृष्टि करना। सर्ग का क्या अर्थ होता है? निर्माण करना या सृष्टि करना। देखिए, अगर अलग अलग करके आप अर्थ समझना चाहें तो उप का अर्थ आप लिख सकते हैं, नीचे होता है उप का अर्थ समीप यानी पास में, और सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना या सृष्टि करना। दोनों का मतलब एक ही है। यानी उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना या सृष्टि करना। यह आपका उपसर्ग हो, अलग अलग अर्थ समझना चाहे तो। अब हम उपसर्ग का एक में अर्थ समझते हैं। उपसर्ग एक शब्दांश होता है। उपसर्ग क्या होता है? एक शब्दांश होता है। शब्दांश का अर्थ होता है शब्दों का अंश, यानी शब्दों का थोड़ा सा अंश होगा, पूरा शब्द नहीं होगा। उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश। शब्दांश यानी शब्दों का अंश। तो पहला उपसर्ग के बारे में आप पहला पॉइंट नोट कीजिए कि उपसर्ग जो है वह शब्दांश होता है, यानी शब्दों का थोड़ा सा अंश होता है। दूसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि यह शब्द से पहले लगता है। चूंकि यह शब्दांश है, शब्दों का एक अंश है, और जब यह लगता है तो पूरे शब्द, कोई पूरा शब्द होता है जिसकी यह पहले लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले। और प्रत्यय होता है, प्रत्यय जो बाद में लगाया जाता है, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, उपसर्ग शब्दांश होता है। तीसरा पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं कि जब यह शब्द के पहले लग जाता है तो उसके अर्थ में बदलाव ला देता है। अर्थ में बदलाव ला देते हैं। यह 3 पॉइंट आप उपसर्ग के बारे में नोट कर सकते हैं। पहले तो हम उपसर्ग को दोनों को अलग अलग करके इसका अर्थ समझे कि उप का मतलब समीप होता है और सर्ग का मतलब निर्माण करना होता है, यानी जो किसी के समीप आकर और नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब हम उपसर्ग को समझे नीचे कि उपसर्ग होती क्या है। अभी तो उसका मैं अर्थ समझे हम लोग। अब उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग एक शब्दांश होता है, यानी शब्दों का कुछ अंश होता है। दूसरा, यह शब्द से पहले लगते हैं। तीसरा, जब शब्द से पहले लगकर और उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। एक और चीज, सारे उपसर्ग वह देखने में तो शब्दांश होते हैं, यानी शब्दों का अंश, लेकिन सारे उपसर्ग का अपना एक अलग अर्थ होता है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रख रही हूँ। दू मतलब होता है बुरा। दू मतलब क्या होता है? बुरा। देखने में तो केवल दू लग रहा है, दू का बहुत सारा अर्थ होता है। कहीं दो भी निकाला जाता है दू का अर्थ, कहीं बुरा भी निकाला जाता है। यानी उपसर्ग के अपने बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक उपसर्ग के देखने में तो केवल आपको शब्दांश लगता है, यानी एक शब्दों का अंश लगता है।
लेकिन अपने सारे उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ होते हैं, लेकिन यह स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्यों स्वतंत्र नहीं होते हैं? क्योंकि यह शब्दांश होते हैं, एक शब्दों के अंश होते हैं, न कि पूरे शब्द होते हैं, इसलिए यह स्वतंत्र नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उपसर्ग अपना कोई अर्थ नहीं रखता है, सारे उपसर्ग अपने एक से अधिक अर्थ रखते हैं। लेकिन अगर बुरा कहना होता है तो हम लोग दू या कू का मतलब भी बुरा से ही होता है। जहां भी कू लग जाए, कू का मतलब आप समझ जाइए कि बुराई से है, जैसे कुपुत्र, कुमाता। यानी जब कू पहले लग जाए तो कू का अर्थ बुरा से होता है। लेकिन केवल क्या बुरा का अर्थ पूछा जाए तो आप कू बताएंगे? नहीं बताएंगे, क्योंकि यह उपसर्ग है, एक शब्दांश है, शब्दों का अंश है, और इसलिए यह स्वतंत्र नहीं होता है। एक से अधिक अर्थ रखते हुए भी शब्दांश स्वतंत्र नहीं होता है। उस स्वतंत्र रूप से हम कु बुरा के लिए नहीं बता सकते हैं। हाँ, जब यह शब्दों के साथ लग जाएगा तब जरूर यह अपना अर्थ बताएगा। अब जैसे कु के साथ अगर हम माता लगा देते हैं, कु के साथ अगर हम लगा दें माता, तो कु मतलब मैं क्या बताई हूं? बुरा, और माता का मतलब आप जानते ही हैं, यानी इसका अर्थ हो गया बुरी माता, जो माता अच्छी नहीं है। अब यहाँ कु अपना अर्थ दे रहा है कि कु माता मतलब अच्छी माता जो नहीं है, जो बुरी माता है। यानी सारे शब्दांश के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं, केवल वह स्वतंत्र नहीं होते हैं, बस अंतर इतना ही होता है। तो पहली बात तो यह हो गया। दूसरी बात कि अगर हर जगह दू लगा हो तो वह उपसर्ग नहीं हो सकता है। अगर उसका अर्थ नहीं निकलता है, कुछ भी सटीक अर्थ नहीं निकलता है, तो वहाँ उपसर्ग नहीं हो सकता है। अब हर जगह अगर आप दू देख लिए तो दू देख के और ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसमें भी दू लगा है और इसमें भी दू लगा है तो यहाँ भी उपसर्ग होगा। सबसे बड़ी यही बात है उपसर्ग सीखने का। बाकी तो आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन सीखना कैसे है कि किसमें उपसर्ग है और किसमें उपसर्ग नहीं है। अगर आपके सामने मान लीजिए कि एक शब्द दे दिया जाए दुकाल, दुकाल, और फिर एक शब्द दे दिया जाए दुकान, दुकान। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कैसे हम पहचान पाते हैं कि इसमें उपसर्ग है और इसमें उपसर्ग नहीं है। यही तो उपसर्ग में पढ़ना है, बाकी तो आप आसानी से समझ जाते हैं। तो दुकाल, दू का अर्थ यहाँ बुरा से होगा। अभी आगे आपको बताया जाएगा, एक एक उपसर्ग के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो सारा आपको आगे बताया जाएगा। तो दू का अर्थ अभी मैं बताई हूँ कि कहीं दो से भी लगाया जाता है, बुरा से भी लगाया जाता है। तो यहाँ जो दू काल है, तो दू का अर्थ क्या हो गया? बुरा, और काल मतलब होता है समय। आप जानते हैं, अगर इसको मूल शब्द निकालना हो तो मूल शब्द इसका काल है, काल मतलब समय होता है। और अगर इसका उपसर्ग निकालना हो तो दू उपसर्ग है। कहा जाए कि इसका उपसर्ग और मूल शब्द आप अलग अलग कीजिए, तो उपसर्ग इसमें दू हो जाएगा और मूल शब्द हमारा काल हो जाएगा। तो काल मतलब भी हम जानते हैं कि समय होता है, और दू मतलब बुरा, यानी बुरा समय। इस समय हमारा समय कैसा चल रहा है? बुरा समय, यानी दुकाल। लेकिन क्या अगर दुकान में भी सेम दू है, उपसर्ग लगा हुआ है, तो दुकान देखने में तो दू लग रहा है, क्या इसमें भी उपसर्ग है दू? तो दू का अर्थ मान लीजिए अगर हम बुरा से मान रहे हैं, या फिर हम दो से भी मान लेते हैं, क्योंकि दू उपसर्ग का अर्थ बुरा भी होता है, दो भी होता है। और कान का अर्थ हमारे सभी लोग के पास कान है, तो क्या बुरा कान दुकान को हम बोल सकते हैं? थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि क्या दुकान को हम बुरा कान बोल सकते हैं? बुरा कान से दुकान का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। दुकान तो वह स्थान होता है, एक जरिया होता है हमारे कमाने का, जो हम दुकान करके और एक जरिया बना लेते हैं, एक माध्यम बना लेते हैं पैसा कमाने का। तो यहाँ दुकान यानी बुरा कान अगर लगाते हैं तब भी दुकान से कोई मतलब नहीं है। अगर दो कान लगाते हैं तब भी दुकान शब्द से उसका कोई मतलब ही नहीं है।
तो यहाँ दो उपसर्ग नहीं होगा। एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि सारे शब्दों में उपसर्ग नहीं होते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द निर्माण है जो बिना उपसर्ग का नहीं हो सकता है, तो यह बात गलत है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो देखने में तो उपसर्ग जैसा लगेंगे, लेकिन उनमें उपसर्ग नहीं होता है, उनमें उपसर्ग नहीं होता है। तो यह आप दिमाग से हटा दीजिएगा कि जितने भी हमारे हिंदी डिक्शनरी में शब्द है, सब में उपसर्ग होगा ही होगा, नहीं। यह शब्द निर्माण का एक माध्यम है। हमारे शब्द निर्माण के हिंदी में बहुत सारे माध्यम हैं। समास के द्वारा भी शब्दों का निर्माण होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योग रूढ़ है, बहुत सारे माध्यम है शब्दों के निर्माण का, जिसमें से एक उपसर्ग भी है जो हमारे शब्द निर्माण का माध्यम है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदी डिक्शनरी में जितने भी शब्द हैं वो सारे उपसर्ग से ही बने हुए हैं, नहीं, यह गलत है। कुछ ही शब्द हैं जो उपसर्ग से मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो देखने में तो ऐसा लगेगा कि इसमें कोई उपसर्ग है, लेकिन उसमें उपसर्ग नहीं होता है। जैसे मैं दुकान बताई हूँ। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं कि कैसे हम पहचानते हैं कि उपसर्ग नहीं है। मान लीजिए कु का अर्थ मैं अभी बताई हूँ कुपुत्र से, बुरा से। कु का अर्थ क्या बताई हूँ? बुरा से, यानी कुमाता बताई हूँ। कुपुत्र भी अगर हो सकता है। कुपुत्र यानी जिसका पुत्र अच्छा नहीं होता है, नालायक निकल जाता है, उसे लोग कहते हैं कि बुरा पुत्र, कुपुत्र। कु का अर्थ बुरा होता है और पुत्र का मतलब आप समझते ही हैं, यानी जिसका बेटा नालायक निकल जाता है उसे लोग क्या कहते हैं कि कुपुत्र है, यानी अच्छा पुत्र नहीं है। अब एक शब्द आपके सामने आ जाता है कुलीन। कुलीन, इसमें कु उपसर्ग अगर हम मान लेते हैं कि इसमें कु उपसर्ग है, देखने में तो कुमाता, कुपुत्र, कुलीन तीनों एक जैसे लग रहे हैं, तो फिर आप पूछेंगे कि क्यों? कुपुत्र और कुमाता में तो कु उपसर्ग है और कुलीन में भी तो तब कु उपसर्ग हमको दिखाई दे रहा है। तो फिर हम इसका अलग अलग करके अर्थ निकालेंगे। कु को आप अलग कर लीजिए। कु का अर्थ हो गया बुरा और लीन इसमें मूल शब्द है। लीन का वो अर्थ होता है उच्च कुल का। लीन तो हम किसी चीज में लगना होता है। लीन आदमी नहीं कहता है कि हम लीन है, तल्लीन है इस चीज में। लेकिन कुलीन शब्द का अगर हम अर्थ निकालते हैं, मिला के निकालते हैं, तो तब कुलीन का अर्थ होता है उच्च कुल का। अगर हम एक साथ कुलीन मिला दें तब इसका अर्थ क्या निकलेगा? कुलीन यानी उच्च कुल का। तो क्या उच्च कुल से बुरा इसमें क्या मतलब रखता है? इसमें कु बुरा क्या मतलब रखता है? उच्च कुल का। कुलीन का अर्थ होता है उच्च कुल का। और अगर हम इसको अलग अलग कर दे तो कु मतलब बुरा हो जाएगा और लीन मतलब किसी चीज में तल्लीन यानी मग्न होना यानी लगना। तो बुरे तरह से लगना, अब इसका अर्थ उच्च कुल से क्या संबंध रखता है कि बुरे तरह से किसी चीज में लीन होना। और जब हम मिला के कुलीन का अर्थ निकालते हैं तो होता है उच्च कुल का। तो दोनों में कोई मतलब नहीं है। जैसे कि दुकान का मैं बताई हूँ कि बुरा समय या बुरा कान से दुकान का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रखता है। तो ऐसे हम अलग अलग करके अर्थ निकाल लेते हैं। जब वहाँ अर्थ बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है तो वहाँ मान लेते हैं कि इसमें उपसर्ग नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरह से पूछा जाता है। इसी तरह से दुकाल दे दिया जाएगा, दुकान दे दिया जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें भी दो उपसर्ग दिखाई दे रहा है, इसमें भी दो। तब वहाँ हम उपसर्ग को अलग करके और मूल शब्द को अलग करके दोनों का अर्थ देख लेते हैं। अगर अर्थ सटीक बैठ रहा है तो हमारा उसमें उपसर्ग है, अगर अर्थ सटीक नहीं बैठ रहा है तो वहाँ उपसर्ग नहीं होता है। यही बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। अब जैसे दुकान जो है वह बुरा कान या बुरा समय से कोई उसका मतलब ही नहीं है, दुकान का शब्द कुछ अलग ही निकलता है, तो उसमें हमारा उपसर्ग नहीं होगा। कुलीन में कु उपसर्ग नहीं होगा, क्योंकि बुरी तरह से लीन होना
और जब कुलीन शब्द हम एक साथ मिला रहे हैं तो उच्च कुल का हो गया। दोनों से क्या मतलब है? कहीं भी मतलब नहीं दिखाई दे रहा है, यानी हमारा कुलीन में भी कु उपसर्ग नहीं है और वहीं कुमाता कुपुत्र में कु उपसर्ग है। तो इस तरह हम उपसर्ग देख लेते हैं। अगर इतना आप समझ गए होंगे तो आप कहीं भी आसानी से उपसर्ग छांट लेंगे। अब आइए हम उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं कि अब उपसर्ग की परिभाषा क्या होता है। अब देखिए उपसर्ग की परिभाषा, अगर लिखना हो, नोट्स बनाना हो, अभी तक तो आप समझे हैं, लेकिन अगर नोट्स बनाना हो तो आप उपसर्ग की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जो शब्दांश, मैं पहले ही बता चुकी हूँ शब्दांश क्या होता है, जो शब्दांश शब्दों से पूर्व यानी कि पहले जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं या अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग तो आप समझ गए होंगे, आशा है कि उपसर्ग आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ कुछ हम उपसर्ग और मूल शब्द दिखा रहे हैं। प्र का बहुत सारा प्र उपसर्ग है। प्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे प्रकृष्ट होता है, प्र का अर्थ अधिक होता है, आगे होता है और ऊपर भी होता है। यानी मैं पहले ही बताई हूँ कि एक उपसर्ग के अपने बहुत सारे अर्थ होते हैं, बस अंतर यही है कि स्वतंत्र नहीं होते हैं क्योंकि शब्दांश होते हैं, लेकिन इनका भी अपना अर्थ होता है और एक से अधिक अर्थ होता है। तो प्र का अर्थ आप देख लिए। हार का मतलब, हार भी मूल शब्द है। हार भी दो तरह से होता है, एक तो हम हार जाते हैं किसी से और एक गले का हार, इसका भी अपना दो अर्थ निकल रहा है। और जब दोनों एक साथ मिल जा रहे हैं तो एक नया अर्थ ला दे रहे हैं, प्रहार यानी किसी को चोट पहुंचाना। प्रहार, प्रहार का अर्थ होता है किसी को चोट पहुंचाना। यह आपका बन गया मूल शब्द। उपसर्ग प्र है, प्र को हार में जोड़ दिया गया तो प्रहार, प्रहार से अब क्या बन गया? चोट पहुंचाना। प्रहार आपका एक शब्द बन गया। पराजय, परा का अर्थ होता है, परा के भी अपने बहुत सारे अर्थ होते हैं। पीछे, परा का अर्थ पीछे भी होता है। उल्टा, अनादर, नाश, यानी बहुत सारे अर्थ अपने होते हैं। अनादर होता है, नाश होता है। और जय, जय का मतलब आप जानते हैं, किसी पे जय पाना, जीत जाना। लेकिन जब दोनों एक साथ मिला दिया जा रहा है, परा उपसर्ग और जय मूल शब्द को जब एक साथ हम मिला दिए तो क्या हो गया? पराजय। यानी यहाँ अर्थ बदल गया। पराजय मतलब होता है हार जाना। आप जानते होंगे पराजय मतलब क्या होता है? हार जाना, किसी से हार जाना। वी का भी बहुत सारा अर्थ होता है। वी उपसर्ग है, वी के भी बहुत सारे अपने अर्थ होते हैं। अभाव होता है, भिन्न होता है, विशेष, दूसरा। यहाँ भी परा मतलब भी दूसरा होता है और यहाँ वी मतलब भी दूसरा हो जाता है। अधिक, यह वी उपसर्ग के अर्थ बहुत सारे अर्थ हैं। फिर यहाँ हार आ गया। हार दो प्रकार से अर्थ निकलता है, एक हार जाना और एक गले का हार। दो तरह से हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन जब यह वी उपसर्ग के साथ लग जाता है तो दोनों के अर्थ में बदलाव आ जाता है। और विहार मतलब होता है घूमना या भ्रमण करना। विहार मतलब क्या होता है? घूमना या भ्रमण करना। या एक अपना अलग अर्थ ला दिया। इसी तरह शन है। शन देखिए दो तरह से उपसर्ग बन सकता है, एक तो जो आपके सामने है और एक इस तरह से भी उपसर्ग बन सकता है, और दोनों का मतलब एक ही होता है। जो शन उपसर्ग आपके सामने है यह दो प्रकार से आ सकता है, लेकिन दोनों एक ही उपसर्ग माना जाता है। सन प्लस हार या सम प्लस हार, जब यह बनेगा, शब्द इससे बन रहा है तो संहार। संहार मतलब क्या होता है? किसी को मारना, किसी का संहार करना, किसी को मारना, किसी का संहार कर देना,
यह एक अपना अलग अर्थ ला दिया। तो इस तरह से जब उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो वह अपना एक अलग अर्थ ला देते हैं, लेकिन उस अर्थ का कोई मतलब होना चाहिए। अभी आप आगे जो देखे हैं दुकान और कुलीन, वह जो है थोड़ा सा भी मैच नहीं खा रहा है। आप इसमें कहेंगे कि इसमें भी तो अर्थ का परिवर्तन हो जा रहा है, बिल्कुल हो जा रहा है अर्थ परिवर्तन, लेकिन जो दुकान शब्द है वह कोई अपना अलग अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए दुकान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं होगा। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा। तो दुकान शब्द जो है वह अपने आप में कोई अर्थ नहीं दे रहा है। यहाँ जो है प्र, परा, वी, शंग देख लिए आप, यानी एक बहुत सारे उपसर्ग जो हैं एक ही शब्द के साथ मिलेंगे। बहुत सारे उपसर्ग एक शब्द के साथ मिलेंगे, लेकिन उपसर्ग लगने से उन शब्दों में बदलाव या परिवर्तन आ जाता है। अब जैसे देखेंगे आप हार, हार, हार 3 जगह दिख रहा है आपको, लेकिन केवल उपसर्ग अलग अलग होने के नाते तीनों के अर्थ में अलग अलग परिवर्तन हो गया। प्र जब हार के साथ जुटा प्र उपसर्ग तो प्रहार बन गया। वी जब हार के साथ जुटा वी उपसर्ग है तो विहार हो गया। विहार मतलब घूमना, भ्रमण करना। शन या शम जब हार के साथ लगा तो संहार हो गया, किसी को मारना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी का संहार कर देना। तो यह आप देखेंगे कि कैसे एक ही शब्द के साथ जब अलग अलग उपसर्ग जुट जा रहे हैं तो अपना अलग अलग अर्थ ला दे रहे हैं, या अर्थों में कैसे बदलाव या परिवर्तन हो रहा है। एक बात आप और उपसर्ग के बारे में समझ लीजिए जिसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उपसर्ग को समझने के लिए संधि का भी समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत अगर आप संधि जानते होंगे तो उपसर्ग समझ लेंगे। एक आपके उपसर्ग में आता है प्रति। प्रति आपका उपसर्ग है। आगे की वीडियो में मिलेंगे आपको कि कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। यहाँ तो केवल उपसर्ग अभी समझाया जा रहा है कि पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि उपसर्ग होता क्या है और हम उपसर्गों को पहचानते कैसे हैं। बाकी सारा उपसर्ग आपको बताया जाएगा अलग अलग वीडियो में। तो एक प्रति उपसर्ग होता है जो आपका संस्कृत का उपसर्ग होता है या तत्सम उपसर्ग उसे बोलते हैं। तो प्रति उपसर्ग आता है तो बहुत सारे आपके सामने आ जाएंगे शब्द। जैसे मान लीजिए प्रतिकूल आ गया। प्रतिकूल अगर आपके सामने शब्द आ जाता है, कौन सा शब्द आ जाता है? प्रतिकूल। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तब तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसमें प्रति उपसर्ग है, क्योंकि आपको स्पष्ट दिख रहा है प्रति। तो आप आसानी से बता देंगे कि इसमें प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रति अक्षर आ गया, प्रतिवादी आ गया, प्रतिगमन आ गया, तो इसमें तो आपको प्रति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष आ गया, अगर आपसे पूछा जाए, आपके सामने प्रत्यक्ष शब्द दे दिया गया और इसमें पूछा गया कि कौन सा उपसर्ग होगा, और मान लीजिए आपके सामने प्र और प्रति दो ऑप्शन दे दिए गए, प्र और प्रति दो ऑप्शन दे दिए गए कि प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो जायज सी बात है कि जो बच्चे संधि नहीं जानेंगे वह प्र पे लगा देंगे कि यहाँ तो हमको स्पष्ट रूप से प्र उपसर्ग दिखाई दे रहा है। तो बहुत आसान एक ट्रिक है समझने का कि कैसे आप प्रत्यक्ष में समझेंगे कि कौन सा उपसर्ग है। जब भी प्र के बाद नहीं भी संधि अगर आप जानते होंगे तो इसको अगर याद कर लेते हैं तो आप आसानी से इस तरह के जितने भी शब्द आपके सामने आते हैं आसानी से उनका उपसर्ग आप बता सकते हैं। प्र के बाद जब भी आधा त और य आए, जितने भी शब्द अगर ऐसे आपके सामने आते हैं कि प्र के बाद आधा त और य अगर होते हैं तो उसमें आंख बंद करके आप बताएंगे कि प्रति उपसर्ग होगा, न कि प्र उपसर्ग होगा। अगर प्र के तुरंत बाद तो है और आधा तो है और पूरा य है, प्र के तुरंत बाद आधा तो है और पूरा य है, तो आप आंख बंद करके वहां बताएंगे
कि यहाँ पे प्रति उपसर्ग है, क्योंकि यह यण संधि का नियम है। यह यण संधि का नियम है कि प्रति प्लस अक्ष हो जाएगा। तो जब ई किसी भी स्वर के साथ मिलता है तो य में बदल जाता है। तो यहाँ जो उपसर्ग आपका होगा, जिसमें अस्पष्ट दिखाई दे रहा है उसमें तो आप बता देंगे कि प्रति उपसर्ग है, लेकिन अक्सर बच्चे प्रत्यक्ष है, प्रत्येक है, इसमें प्र देख के प्र उपसर्ग बता देते हैं और वही गलत हो जाता है। आपका प्र उपसर्ग भी होता है, लेकिन जहाँ प्र उपसर्ग होगा वहाँ प्र के तुरंत बाद आधा त और य आपको नहीं मिलेगा। जैसे प्रत्येक भी है, एक और उदाहरण देख लीजिए, प्रत्येक। यहाँ भी तुरंत प्र के बाद आपको आधा त और य मिल गया। यहाँ भी प्र के बाद तुरंत आपको आधा त और य मिल गया, तो इसमें भी प्रति उपसर्ग होगा, न कि प्र उपसर्ग होगा। अगर प्र उपसर्ग रहेगा तो प्रबोध, मान लीजिए प्रबोध मिल गया, ठीक है, प्रबोध। अब यहाँ आप देखेंगे कि प्र के तुरंत बाद न हमको आधा त मिल रहा है और न ही हमको य मिल रहा है। तो यहाँ आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग है। लेकिन जहाँ प्र के बाद आधा त और य आए, अगर आप नहीं भी संधि जानते होंगे तो अगर इस ट्रिक को आप याद कर लेते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें प्रति उपसर्ग है, न कि प्र उपसर्ग है। अब आशा है कि उपसर्ग तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे और कैसे पहचानेंगे उपसर्ग यह भी समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार का होता है। यहाँ अब हम देख रहे हैं उपसर्ग के भेद, यानी कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग हमारे मूल रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। तत्सम उपसर्ग, जिसे संस्कृत के भी उपसर्ग कहा जाता है, क्योंकि तत्सम शब्द हमारे संस्कृत से ही आए हुए हैं। जिस शब्द को जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं वैसे ही जब हम हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं तो उसे ही हम तत्सम कहते हैं। तो तत्सम उपसर्ग को संस्कृत के भी उपसर्ग कहा जाता है और तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। दूसरा उपसर्ग आपका है तद्भव उपसर्ग। तद्भव आप समझ ही रहे होंगे कि संस्कृत शब्द को जब हम थोड़ा सा आसान बना के हिंदी में बोलते हैं तो हमारा जब उसका रूप बदल के बोलते हैं तो तद्भव हो जाता है। इसे हिंदी के भी उपसर्ग कहा जाता है। और तीसरा आपका है विदेशज, यानी आगत उपसर्ग, जो विदेशों से आया हुआ है। कहीं कहीं आपको उपसर्ग के 4 भेद भी लोग बताते हैं। बाकी जो बच जाता है हमारे अव्यय से बने हुए उपसर्ग या और भी जो हिंदी के बचे हुए उपसर्ग हैं उनको एक में बता दिया जाता है। लेकिन मूल रूप से आपके उपसर्ग के 3 ही भेद होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत या विदेशज, या तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग या विदेशज। दोनों का मतलब एक ही है। यही आपके उपसर्ग के 3 मूल रूप से भेद होते हैं। अब विदेशज, विदेशज का अर्थ होता है जो विदेशों से आया हुआ है। तो विदेशों से बहुत सारे भाषा हमारे देश में आए, अरबी भी आया, फारसी भी आया, अंग्रेजी भी आया। तो विदेशज उपसर्ग जो है इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। उपसर्ग के अंतर्गत 2 भागों में बांट दिया गया है, एक अरबी फारसी के उपसर्ग और दूसरा अंग्रेजी के उपसर्ग। यह तो आपके उपसर्ग के भेद हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक उपसर्ग को अलग अलग पढ़ेंगे, यानी तत्सम में कितने उपसर्ग होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तद्भव में कितने उपसर्ग होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये सारे पूरे उपसर्ग का अर्थ के साथ और उसके मूल शब्द के साथ आपको अलग अलग वीडियोज मिल जाएंगे। धन्यवाद।